गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप लोगों के अपने विज्ञान के पंचामृत में, जहाँ पे हम 5 क्वेश्चंस करते हैं विज्ञान के। तो चलिए फिर अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमाइलोइडोसिस इज व्हेन एन एबनॉर्मल प्रोटीन कॉल्ड डैश बिल्ड्स अप इन योर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। यानी कि एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन आपके शरीर के अंदर बनने लग जाता है। अभी आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं जिनका नाम है परवेज मुशर्रफ जी, अभी दुबई में उनका इलाज चल रहा है इसी समस्या को लेके, अमाइलोइडोसिस को लेके। तो ये इसमें होता क्या है, एक अमाइलॉइड प्रोटीन होता है जो इंसान के शरीर के अंदर बनना शुरू हो जाता है। कौन सा? अमाइलॉइड प्रोटीन, ठीक है। और ये जो अमाइलॉइड प्रोटीन होता है, इसके बनने की जनरल रीजंस अभी तक डॉक्टर्स खोज नहीं पाए हैं। ये बहुत ही ज्यादा रेयर बीमारी है। रेयर बीमारी, रेयर का मतलब क्या होता है कि बहुत ही विरल है या दुर्लभ बीमारी है, बहुत कम लोगों को ये होती है, ठीक है। और ये जो आपकी बीमारी है, यानी कि जो अमाइलॉइड प्रोटीन जो बन रहा है, ये 2 कारण से बन सकता है। एक है आपके शरीर, मतलब 2 तरीके से हो सकता है समस्या। एक होती है प्राइमरी। प्राइमरी मतलब यही आपके शरीर में बनना शुरू हुआ जिसकी वजह से आपको समस्या हो रही है, आपके अंग खराब होने शुरू हो रहे हैं, आपके अंग काम करना बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। वो होता है प्राइमरी अमाइलॉइडोसिस, ठीक है। और दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस में क्या होता है कि मान लीजिए आपको पहले से कोई रोग है और उस रोग के कारण या एक सिम्टम के तौर पे अमाइलॉइड प्रोटीन आपके शरीर में बन रहा है, उसको हम सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस कहते हैं। सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस को ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपने वो मुख्य रूप से जो रोग है जिसके कारण ये रोग आपको दूसरा भी आया, अगर आपने मुख्य रोग, मान लीजिए किसी को कैंसर है, उस कैंसर के कारण अमाइलॉइड प्रोटीन बन रहा है, तो अगर उसके कैंसर का ट्रीटमेंट होगा तो अमाइलॉइड प्रोटीन भी जो होगा क्या होगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा बनना। लेकिन जो प्राइमरी होता है ना, प्राइमरी वाला जो आपका अमाइलॉइडोसिस होता है, उसमें फिर सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। मान लीजिए किसी के लंग्स के अंदर जो है ये प्रोटीन बन रहा है, तो वहां पे फिर उसको लंग्स की दवाइयां दी जाएंगी। किसी को फीवर हो रहा है उसके कारण, तो उसको फीवर की दवा दी जाएंगी, तो फिर सिम्टोमेटिक बेसिस पे उसको दवाई दी जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली अमाइलॉइड प्रोटीन का इस्तेमाल किया, वो बनता है, इस वजह से इंसान को क्या होता है, यह रोग हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ डैश कंपाउंड। एक स्टूडेंट थे कल की जब क्लास में हमने जब वो आयनिक कंपाउंड वाला क्वेश्चन किया था कि उनकी स्टेट कैसी होती है, तो इनका समस्या थी कि मैम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वह भी, तो उनका स्टेटमेंट था एक्चुअल की वह भी तो आयनिक कंपाउंड है, तो वो तो गैसियस स्टेट में होता है। तो बेटा सबसे पहली चीज सुधांशु ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है, जब मैं इसकी बात करती हूँ, बिल्कुल सही बोला आपने, गैसियस फॉर्म में है, लेकिन ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ना कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि लेकिन मैम फिर वो एसिड कैसे बना, उसमें तो H+ आयंस मौजूद होते। तो बेटा जब आप इस HCl को, ये जो आपकी गैस है, जब आप इसको पानी में डालते हो, आप उसको मिक्स करते हो, तो वहां पे आयंस ब्रेक डाउन होगा। नहीं तो एक्चुअल में इसके बीच में क्या है, एक्चुअल में इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सह संयोजी आबंध होता है। तो आई जस्ट होप सो बच्चा आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक गैस जो होती है, इसके अंदर आपको कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा, और क्या बोलते हैं, इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की गई है, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन फॉर अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। भाई देखो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिसको हम भूस्थिर उपग्रह कहते हैं, कुछ इस प्रकार से होती है जैसे हमारी प्यारी पृथ्वी के इर्द गिर्द क्या है, एक सैटेलाइट है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि ये सैटेलाइट है, ठीक है, और मैं हूं पृथ्वी। तो अब मान लीजिए कि ये जो सैटेलाइट है, इसने फोकस कर रखा है मेरे चेहरे के ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब क्या होगा, मैं पृथ्वी हूं, तो 24 घंटे के अंदर मैं अपनी घूर्णन गति पूरी करूंगी, यानी कि अपनी ही धुरी पे घूमूंगी। तो यहाँ पे ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये मेरे चेहरे को फोकस करेगी। तो कुछ इस प्रकार से लगी हुई है। अब जैसे जैसे मैं घूमूंगी, वैसे वैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी घूम रही होगी, और आफ्टर 24 घंटे जब मैं अब वापस अपनी पोजीशन में आ जाऊंगी, यानी कि जो जियो स्टेशनरी जो पृथ्वी है, वो वापस अपनी एक पूरा घूर्णन कंप्लीट कर लेती है, तो साथ साथ ये जो सैटेलाइट होगी, यह भी क्या कर लेगी, यह भी अपना पूरा का पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, उसका जो समयावधि होती है, उसकी जो रेवोल्यूशन की
समयावधि होती है वह कितनी होती है बच्चा, वह 24 घंटे होती है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है यह कैसे किसी एक निश्चित स्थान के ऊपर ही फोकस करती है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये आपका किस चीज में उपयोगी है, ये आपकी कम्युनिकेशन में उपयोगी है। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग में उपयोगी है, यानी कि जो सूचना एवं संचार हो गया और वेदर फोरकास्टिंग, इन सब में आपका ये सबसे ज्यादा मदद करती है। ठीक है, सॉरी कम्युनिकेशन में ये सबसे ज्यादा मदद करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जैसे आप लोग टीवी देख रहे हैं तो वो टीवी के सिग्नल्स आप तक लगातार कैसे आ रहे हैं, इसी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के कारण आप आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अरेंज द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको ये 5 सीक्वेंसेस दे रखे हैं। हमारे जो पाचन प्रक्रिया होती है वो 5 चरणों में होती है। ये जो 5 चरण होते हैं बच्चा, इसमें सबसे पहला क्या होगा, आपने मुंह के अंदर खाना डाला, उसको हम इंजेशन कहते हैं। तो पहला चरण हो गया इंजेशन। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अपने खाने को पचाएंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा, पाचन, कि आपने अपने खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। पाचन के बाद तीसरी स्थिति क्या आ जाएगी कि अब आपने जो खाने को तोड़ दिया है, अब उसको ब्लड में भेजा जाएगा, अब शोषित कराया जाएगा। ठीक है, क्या कराया जाएगा बेटा, अब शोषित कराया जाएगा। इनके ब्लड में सारा छोटे छोटे, जैसे अमीनो अम्ल हुए, जैसे आपके पास ग्लूकोज हुआ, इन सबको ब्लड के अंदर भेज दिया। अब ये जो ब्लड है ये इसको पूरे शरीर में लेके जाएगा और सेल्स को दे देगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका एब्जॉर्प्शन, तीसरा स्टेज। चौथा स्टेज क्या होगा, जब सेल्स को खाना दिया गया, ये ग्लूकोज दिया गया, अमीनो अम्ल दिए गए, ठीक है, फैटी अम्ल दिए गए, तो हमने क्या देखा, वसी अम्ल जब दिए गए तो अब कोशिकाओं ने उसको यूज करना शुरू किया, उनका स्वांगीकरण शुरू किया, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इजेशन या फिर मल त्याग के माध्यम से आप शरीर से चीजें बाहर निकाल दोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला स्टेज है इंजेशन, यानी कि 3 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, तो 3 हुआ, ये भी 3 है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा आ जाएगा पाचन, 5 नंबर। अच्छा ठीक है, फिर अब 1 और 2 पे कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अब हमारा तीसरा नंबर क्या आ जाता है, एब्जॉर्प्शन। तो ये रहा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सटीक सीक्वेंस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इंजेक्शन किया, पाचन प्रक्रिया पूरी यहाँ तक चलती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अवशोषण होगा यहाँ पे, और पूरा शरीर उसको एसिमिलेट करेगा, और फिर मल को यहाँ से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आपसे कहता है, ज्यादातर जो मछलियां होती हैं ये पानी में नहीं तैरती हैं, उसका रीजन क्या है, डैश की उपस्थिति के कारण अधिकांश मछलियां पानी में नहीं तैरती हैं। वायु कोष्ठक के कारण, वायु कोष्ठक के कारण। दूसरा है शरीर पर शल्कों के कारण। तीसरा है आपका स्विम ब्लैडर के कारण, और चौथा है स्विमरैट्स के कारण। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास मछली होती है, इस मछली में क्या है, अगर ये बोनी मछली है, अगर ये अस्थिल मछली है, तो इस अस्थिल मछली में हम लोग क्या देखेंगे कि इसके पास यहाँ पे एक ब्लैडर होता है, एक वायु का एक कह सकते हो भाग होता है जो इसको उत्प्लावन बल देता है, बायोन्सी देता है, जिसकी वजह से ये मछली डूबती नहीं है। देखिए मछली को देखिएगा, यहाँ पे इसका मस्तिष्क पाया जाता है मछली का, इधर इसकी किडनी मौजूद है ये, ठीक है, यहाँ पे मछली का हृदय मौजूद है, ये इसका पेट और आमाशय मौजूद है, ठीक है, और इसकी आंतें मौजूद हैं, और यहाँ पे इसके हृदय के जस्ट नीचे क्या है बच्चा, यहाँ पे इसका लीवर है, ठीक। और यहीं ऊपर आप देख रहे हो कितना बड़ा सा भाग, बाकी सब अंग कितने छोटे छोटे से, लेकिन ये आपका जो एयर ब्लैडर है ये कितना भारी भाग है, या फिर कितना बड़ा भाग आपको यह देखने को मिल रहा है, ये एयर ब्लैडर। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एयर ब्लैडर आपको अस्थिल मछलियों में यानी कि बोनी फिशेस में मिलेंगी, इस वजह से लगातार कभी नहीं तैरती। लेकिन जो शार्क जैसी मछलियां हैं उनके पास ये एयर ब्लैडर नहीं मिलता है, जिस वजह से वो लगातार तैरना पड़ता है शार्क आदि को, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, शरीर पर शल्क जो होते हैं उनके कारण नहीं होगा ये, उनके पास स्विम ब्लैडर होता है, ठीक है, और इसी स्विम ब्लैडर के कारण क्या होता है, ये मछलियां लगातार नहीं तैरती हैं,
ठीक है, तो आई जस्ट होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग सेशन को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।